क्या होता है स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, अदिश घटक और सदिश घटक क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इससे पहले बहुत सारे सीरीज हो चुका है, उसको जाकर देखिए और पढ़िए, क्योंकि जब तक पिछला सीरीज आप नहीं देखिएगा उसका अगला बात समझ में आपको आने वाला नहीं। हो सकता है कुछ परसेंट समझ में आ जाए, वो दूसरा बात है, ये आपकी अच्छाई और मेरी अच्छाई होगी जिसके कारण आपको समझ में आ जाए, लेकिन पूरा 100 में 100% समझना है तो आप जाके वीडियो को देख लीजिए के बाद, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, फिर आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन समझ में आने वाला है। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, किसी भी सदिश का कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, समकोणिक घटक कैसे निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि समकोणिक घटक बताइए तो कैसे बताइएगा। ठीक है, अभी बता देंगे, थोड़ा सेकंड वाला बात है। ठीक है, आइए यहां पर देख लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन इस रूप में हो, यदि आर वेक्टर बराबर दिया गया हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में अगर क्वेश्चन हो, यदि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इस रूप में आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसका अदिश घटक, सदिश घटक और समकोणिक घटक निकाला जा सकता है। स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले ज्ञात करते हैं अदिश घटक। क्या निकाल लेते हैं, अदिश घटक निकाल लेते हैं। अदिश घटक निकालते हैं, इसी का नाम दूसरा है समकोणिक घटक। समकोणिक घटक, इसको समकोणिक घटक भी आप बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट बोले तो आप क्या निकालेगा, अदिश घटक या समकोणिक घटक निकालेगा। ये क्या होता है, ये जो होता है आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक होता है। अदिश घटक या समकोणिक घटक जो होता है आई कैप, जे कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक होता है। गुणांक का मतलब क्या, गुना वाला अंक गुणांक कहलाता है। गुना में जो अंक हो वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और ये जो एक्स वाई जेड है एक प्रकार का संख्या है, जो आपको एक संकेत के रूप में बता रहा है कि इसकी जगह पर कुछ भी आ सकता है, जनरल बताया जा रहा है, लेकिन एक्स वाई जेड है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो क्या होगा अदिश घटक, कैसा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपका क्या जाएगा अदिश घटक, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप का डायरेक्ट गुणांक ले लीजिए, आपका निकल जाएगा अदिश घटक। अब देखते हैं सदिश घटक। सदिश घटक क्या होता है, सदिश घटक को बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक ही लेना है, गुणांक नहीं, उसके साथ लेना है। आई कैप पूरे उठा लेंगे, जे कैप पूरे उठा लेंगे और के कैप पूरे उठा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सदिश घटक, जैसे कि एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप, ये क्या हो गया सदिश घटक हो गया। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और आपको अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर डी वेक्टर मान लेते हैं -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 20 के कैप, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछेगा आपसे कि स्केलर कंपोनेंट बताए। पहला क्वेश्चन है स्केलर कंपोनेंट, अदिश घटक बताइए, कंपोनेंट बताइए क्या होगा, या समकोणिक घटक बताइए क्या होगा। तो सिंपल बात है, आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक लीजिए, गुना वाला अंक लीजिए। आई कैप के गुणांक क्या है, -7 है। जे कैप के गुना में अंक कौन है, 6 है, तो 6 कॉमा के कैप के गुना में अंक क्या है, 20 है, 20 है। तो ये आपका स्केलर कंपोनेंट या बोले अदिश घटक या बोले समकोणिक घटक निकल चुका, -7, 6, 20। एंड अब देखते हैं वेक्टर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट,
वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट देखते हैं, तो वेक्टर कंपोनेंट आपका क्या होगा। तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या करना है, आई कैप के साथ पूरे सेटे उठा लेंगे, जे कैप को पूरा सेटे उठा लेंगे और के कैप को पूरा सेटे उठा लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -7 आई कैप कॉमा 6 जे कैप कॉमा 20 के कैप। ये आपका हो गया वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक। तो उम्मीद है कि आपको सदिश घटक और अदिश घटक समझ में आ गया होगा। जब भी क्वेश्चन इस रूप में दिखाई दे तो आप सदिश घटक पूछ सकता है, अदिश घटक पूछ सकता है, तो आप ज्ञात कर दीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है जिसके कारण आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की चर्चा किया जा रहा है, अन्यथा इसको हम पढ़ाते 3D में, वहां पर बहुत ही डिटेल में और अच्छा से पिक्चर के साथ बताएंगे कहां पर क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको याद कर लेना है कि कैसे आता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। चलिए देख लेते हैं आगे इस वीडियो में। हेडिंग डालिएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी होता है दिक कोसाइन या दिक कोजिया होता है। डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी क्या होता है, दिक कोसाइन या दिक कोजिया। लिखिएगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है दिक कोसाइन। दिक कोसाइन होता है, या आप बोल सकते हैं दिक कोजिया। दिक कोजिया जब भी आपसे बोला जाए तब भी आप क्या निकालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो इसमें भी मान लेते हैं कि यदि आर वेक्टर के रूप में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और उसके बाद पूछता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, आप इसके एंड डायरेक्शन रेशियो का एंड डाल दीजिए, डायरेक्शन रेशियो पूछता है। डायरेक्शन रेशियो इसको बोलते हैं दिक अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। दिक अनुपात पूछे, या इसका एक और नाम होता है दिक संख्या। क्या होता है, दिक संख्याएं, दिक संख्या। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे या डायरेक्शन रेशियो, इस क्वेश्चन में कैसे बताइएगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो के लिए आपको सेकंड भर का टाइम लगेगा, सेकंड में आप आंसर बता दीजिएगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन इसमें कम से कम आपको 30 सेकंड 20 सेकंड के लपेट में लगेगा, क्योंकि इसमें निकालना पड़ता है क्या जानते हैं, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश निकालना पड़ता है। इकाई सदिश निकाल के उसमें आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक होता है वही होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। इसमें डायरेक्ट अगर देख के आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक बता देते हैं तो वो हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। यानी अभी बताए ना स्केलर कंपोनेंट, तो हम बोल सकते हैं कि स्केलर कंपोनेंट ही डायरेक्शन रेशियो होता है। स्केलर कंपोनेंट ही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो आप बताइए कि यहां पर डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं DRS। इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो अगर देख के बताइएगा, एक्स आई कैप का गुणांक x है तो x हो गया, कॉमा जे कैप का गुणांक y है तो y आ जाएगा, और के कैप का गुणांक z है तो z भी आ जाएगा। ठीक है, तो x y z आपका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात, दिक संख्या हो गया। एंड अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं क्या होता है, दिक कोसाइन या दिक कोजिया देखते हैं क्या होता है। तो आपको जो भी वेक्टर दिया है, यहां पर जो भी वेक्टर है इसका क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, हम आपको सिखा दिए। ठीक है, तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए और उसमें देखिए कि आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक क्या है। तो यहां पर निकालते हैं आर कैप। आर कैप क्या होता है,
आर कैप ही तो इकाई सदिश होता है, यानी यूनिट वेक्टर है। तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आर वेक्टर आई कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बोल दे या मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बोल दे, बराबर क्या होगा, आर वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, करके लिख दीजिए एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप। दिखाई दे रहा है ना, यहां पर प्लस जो आएगा जेड वाला उसको यहां पर लिख देते हैं प्लस जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो यहां पर देखिए कि आई कैप का गुणांक क्या है, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। यहां पर जे कैप का गुणांक देखिए क्या है, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। और यहां पर के कैप का गुणांक देखिए जेड अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो आई कैप जे कैप और के कैप का जो यहां पर गुणांक है यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप लिख सकते हैं, हम ऊपर मिटाकर लिख देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा। आपको डायरेक्शन रेशियो समझा दिए हैं। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। कि आपको पूरा यहाँ पर हम खोल के रख दिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल है कि अगर सी वेक्टर, क्या मान लेते हैं, सी वेक्टर बराबर दिया गया हो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसका डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात बताइए। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि डायरेक्शन रेशियो बताइए, दिक अनुपात बताइए। तो आपको डायरेक्ट देख के बता, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकेंड, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा लग गया तो आप गलत बना रहे हैं। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए 10 से 20 सेकेंड, सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल दिए, आपका क्वेश्चन समाप्त। यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक ही डायरेक्शन कोसाइन होता। ठीक है, चलिए यहां पर आप बताइए डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज यानी बोलेंगे शॉर्ट में DRS, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, आई कैप का गुणांक क्या है 2, जे कैप का -3, 4 कैप, के कैप का क्या है 4 है। ये आपका हो गया आंसर, डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात निकल गया। अब यानी कि नाउ हम निकालना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर निकालने से पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने तो मोड ऑफ सी वेक्टर, मोड ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के बराबर कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकलेगा, इसका रूट अंडर 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, कितना आ जाएगा 16 9 25, 4 29, यानी कि रूट अंडर 29 आ जाएगा। रूट अंडर कितना आएगा 29, यानी कि मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना, रूट अंडर 29।
मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आया, रूट अंडर 29। हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर सी कैप यानी क्या, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इसका सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ये सब लिखना हम आपको बहुत सिखा चुके हैं, पिछला वीडियो अगर देखते हैं आप ध्यान से तो ये सब आप सेकंड में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बार रिवीजन करना है, एक छोड़ दो बार नहीं, 4000 बार बताए कि कैसे इसको लिखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पर हम पूछे हैं, क्वेश्चन पिछले वीडियो हम करवाए भी है कि यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, तभी ना हम आपको अगला कंसेप्ट बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं सी वेक्टर का मान कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, कितना निकाले, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का मान यहाँ पर कितना है, देखिए मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का मान रूट अंडर 29, इसके जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर 29। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे क्या, 2/रूट अंडर 29 आई कैप माइनस 3/रूट अंडर 29 जे कैप प्लस 4/रूट अंडर 29 के कैप। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां तक लिख लिए तो आपका क्वेश्चन खत्म। तो लिखेगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन सिंपल है, आई कैप जे कैप और के कैप। यहां पर देखिए आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक, गुना में जो अंक दिखाई दे रहा है ना वही गुणांक होता है। तो आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुना में अंक है वो आप सिर्फ लिखना है। तो आई कैप का गुणांक 2/रूट अंडर 29 कॉमा, इसका आई कैप का लिख लिए, जे कैप का देखिए माइनस 3/रूट अंडर 29 कॉमा, के कैप का 4/रूट अंडर 29 हो गया। तो ये आप लिख दिए डायरेक्शन कोसाइन भी, दिक कोसाइन भी लिख दिए, दिक कोजिया भी लिख दिए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार में क्लिक करिए तुरंत और ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे आप क्या देखेंगे, आपको अभी तक क्या क्या डील कर दिए, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। अब करेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजित फार्मूला करेंगे, विभाजन फार्मूला क्या होता है, बहुत ही प्रूफ करके दिखाएंगे फार्मूला कैसे आता है। हेडिंग डालिए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालना है, सेक्शन फार्मूला। इसको बोलते हैं खंड सूत्र, खंड सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी विभाजन फार्मूला भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इसमें दो चीज पढ़ना पड़ता है, सेक्शन फार्मूला में आपको दो चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पहला देखते हैं इसमें पढ़ना पड़ेगा इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन इसको बोलते हैं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। दूसरा पढ़ना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। यानी पहला क्या है इंटरनल डिवीजन, दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य, बाह्य विभाजन। यानी इसमें कहीं अंदर काटेगा, इसमें कहीं बाहर काटेगा, इसमें जो भी बिंदु होगा अंदर में होगा, इसमें कहीं भी होगा बाहर होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बाह्य विभाजन, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। एक और पढ़ना पड़ेगा मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, तीन चीज पढ़ाएंगे, बात खत्म। तीनों का प्रूफ भी लेना है तो प्रूफ भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप भागिएगा तो भागते रह जाइएगा, ठहरिएगा दिमाग शांत करके पढ़िएगा तो कुछ सीख कर जाइएगा, अच्छा ही सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा चीज सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे, इसलिए सीखिए आप और वीडियो को शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको बार बार मिले, हर एक बार मिले, रोज दिन मिले। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब काम कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ हमें वही दे सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, हम आपके यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरा विद्यार्थी को भी लाभ हो, जिसको जरूरत हो उसको जरूर बताइए। इससे क्या होगा, आपका ग्रुप में जो लड़का सब होगा या लड़की का जो ग्रुप है उसमें अच्छा अच्छा विद्यार्थी क्रिएट होगा, वो सीखेगी या सीखेगा तो आपको भी उसमें लगेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी। ठीक है, आपका ग्रुप जब अच्छा होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इसलिए अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, अपने सर्कल को अच्छा बनाइए, जिसको जरूरत है उसके पास जरूर वीडियो भेजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। पहला पढ़ेंगे अभी इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। चलिए चालू करते हैं। इस चैप्टर खत्म होने के बाद, वेक्टर खत्म होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे 3D। क्या पढ़ाएंगे? 3D पढ़ाएंगे। 3D पढ़ाने के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं 12th में, यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये सब खत्म है, तो ये सब छोड़ के ही बोलिएगा दूसरा चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोचिंग में सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, बहुत ही डीप, IIT JEE तक का क्वेश्चन कराए थे, 2021 में जो परीक्षा हुआ ना उसका भी क्वेश्चन कराए थे। इसीलिए ये सब छोड़ के उसके बाद आप दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उस टॉपिक को सोचेंगे क्या इसको हम डील करें या नहीं करें। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अभी पढ़ लेते हैं अंतः विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, सॉरी इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन फार्मूला में क्या पढ़ेंगे? अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में पढ़ना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एग्जाम फार्मूला क्या होगा, कैसे निकलता है। तो मान लेते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष कोई दो बिंदु P और Q, सॉरी मूल बिंदु के सापेक्ष कोई दो बिंदु है P और Q। मूल बिंदु के सापेक्ष कोई दो बिंदु ले लेते हैं P और Q। यहां पर देखिए चित्र कैसे बनेगा, यहां पर O है मूल बिंदु, इसके सापेक्ष मान लेते हैं, हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर सिर्फ मूल बिंदु के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू लिख सकते हैं। हमको पोजीशन वेक्टर पढ़ाए हैं ना, पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाए हैं ना, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए ना, बहुत नया चीज सीखेगा। पिछले वाला बात हमको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम बोलेंगे भी नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यह मूल बिंदु से दो वेक्टर मान लिए, इसके सापेक्ष P और Q मान लिए, O से P OP वेक्टर बनेगा, O से Q यानी कि OQ वेक्टर बनेगा। और जब P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को जब अन्य कोई बिंदु R अंतः विभाजित करती है M/N में, तब बिंदु R का स्थिति सदिश क्या है, आपको वही ज्ञात करना है। यानी OR वेक्टर बोल दीजिए, या जनरल में मान लेंगे कुछ और, यानी कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है आपको यही तो बताना है। यानी कि ये जो यहाँ पर R बिंदु आ गया, ये इसको किस रेशियो में, PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको कर रहा है M/N में। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा, हम यहाँ से O से R तक गए, यानी कि O से R ऐसा डायरेक्शन बनेगा, P से गए थे Q की ओर, तब ऐसा डायरेक्शन बनेगा, कुछ बनेगा ना, P से Q की ओर। अब यहां पर देखते हैं OP वेक्टर को मान लेते हैं, इसको सिंगल वर्ड में वेक्टर A, OQ वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर B, और OR वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर R। मान लिए। इसके बाद देखते हैं, हम आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ा दिए। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो सदिश सेम ऑर्डर में हो, एक के बाद एक हो, सेम ऑर्डर में हो, और तीसरा सदिश जो उसके अपोजिट हो। तीसरा सदिश क्या होना चाहिए, उस दोनों के अपोजिट होना चाहिए, तब दोनों का योगफल तीसरा के बराबर होता है। यहां पर आप देखिए त्रिभुज में चलेंगे, इन ट्रायंगल दो त्रिभुज बना था, पहला त्रिभुज लेते हैं OPR,
OPR, OPR में क्या होगा, अब इसमें देखिए त्रिभुज, अगर O से चलना चालू किए आप P पर गए तो एक सदिश ले लिए और दूसरा सदिश P से आ, दो सेम ऑर्डर में मिल गया, तीसरा देखते हैं OR यानी कि अपोजिट उल्टा चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर बराबर OR वेक्टर। ठीक है, अब यहां से हमको PR वेक्टर चाहिए, PR वेक्टर चाहिए, क्यों चाहिए PR वेक्टर, क्योंकि इसको जो डिवाइड किया है PR और RQ में डिवाइड किए हैं, तो जब पहला इस त्रिभुज में तब PR निकालेंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे तो RQ निकालेंगे, जिस रेशियो में बांटा है उसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तब PR वेक्टर यहां पर देख लेते हैं, तब PR वेक्टर में क्या हो जाएगा, OR वेक्टर, इसको उधर ले जाएंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में OP वेक्टर। अब यहां से इसीलिए क्या हो जाएगा PR वेक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, OR वेक्टर क्या है, OR वेक्टर जो है R वेक्टर है, क्या है R वेक्टर, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं R वेक्टर, माइनस है तो माइनस। OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर जो वेक्टर A है, क्या है वेक्टर A है, वेक्टर A ले लेते हैं, PR वेक्टर आप निकाल लिए R वेक्टर माइनस A वेक्टर, किस त्रिभुज में OPR में। अब त्रिभुज चलते हैं OQR में, OQR में चलते हैं, इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या रहने दीजिए, इधर हम लिख देते हैं, यही चलते हैं इन ट्राइंगल OQR में चलते हैं, OQR ट्राइंगल अब देखते हैं, ट्राइंगल लगाते हैं, दो सदिश सेम ऑर्डर वाला पहले खोजेंगे, देखते हैं O से गए Q, ये अपोजिट आ रहा है तो ये नहीं चलेगा इधर से, यानी इधर से उल्टा तुरंत मिल जाता, O से गए R, R से गए Q यानी सही है, यहां से यहाँ तिर का निशान देख रहे हैं, अब R से Q यानी तिर का निशान ऐसा है, यानी सेम ऑर्डर में मिल गया, दो क्रम ऑर्डर सेम ऑर्डर में है, और तीसरा जो है अपोजिट है, तीसरा क्या है अपोजिट है, तीसरा क्या है अपोजिट है, हम लिख सकते हैं OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर RQ, ये सेम ऑर्डर वाला, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है OQ वेक्टर, OQ वेक्टर, ये सब किसके अनुसार लिख रहे हैं ट्राइंगल लॉ के अनुसार, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ के अनुसार ऐसा लिख रहे हैं, इसको किसके अनुसार लिखे हैं बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ के अनुसार ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप ट्राइंगल लॉ पढ़िए पहले, उसके बाद इसको समझिएगा अगर नहीं पढ़े हैं। अब यहां से RQ वेक्टर बताइए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा, चलिए RQ वेक्टर क्या हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, OR वेक्टर यानी RQ वेक्टर क्या होगा OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। ठीक है, अब ये जो भाषा में लिखा गया है या तो समझ गए, इस भाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अच्छा से कॉपी में आप छाप लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले, हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहां पर समझिए, ध्यान दीजिए कि RQ वेक्टर क्या निकलेगा, RQ वेक्टर क्या निकलेगा, तो RQ वेक्टर जो है OQ वेक्टर यहां पर देखिए क्या है O से Q क्या है B वेक्टर, तो B वेक्टर देखिए OQ वेक्टर की जगह पर लिख दिए B वेक्टर, माइनस है तो माइनस, OR वेक्टर क्या है OR वेक्टर जो है वेक्टर R है, तो वेक्टर R लिख दीजिए, यानी कि RQ वेक्टर आप क्या निकाल लिए B वेक्टर माइनस A वेक्टर निकालिए। अब चूंकि देखिए यहां जो है इस चित्र में PQ को जो किस रेशियो बिंदु R बांटा है, PR वेक्टर को जो बांटा गया PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर को दो रेशियो में बांटा गया है M अपॉन N, या आप बोल सकते हैं कि RQ वेक्टर अपॉन PR वेक्टर को बांटा गया है N अपॉन M, यानी कि देखिए PR के साथ कौन है M है, तो PR के साथ ऊपर PR ऊपर है तो M भी ऊपर है, RQ के साथ क्या है N है, तो RQ नीचे है तो N भी नीचे है। ठीक है, ये यानी कि ये दोनों ये अगर ये ले रहे तो ये N उसी के साथ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर RQ आ गया ऊपर तो ये N भी आ गया ऊपर, PR आ गया नीचे
तब m भी आ गया नीचे। अब दोनों में से किसी एक को पकड़िए, पी आर निकाले हैं, यहां पर इसका लिख दीजिए, आर क्यू निकाले हैं, आर क्यू का ये वाला लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करके आर वेक्टर निकाले, क्योंकि आर वेक्टर ही है बिंदु आर का स्थिति सदिश। आर वेक्टर ही क्या है, बिंदु आर का स्थिति सदिश, यानी ओ आर वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन पकड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करके आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। चित्र रहने दे, क्या रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस कंडीशन, पहला वाला कंडीशन को हम मान लेते हैं, ये कंडीशन जो है इसको ले लेते हैं। क्या है, पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर बराबर m अपॉन n। तो आप यहां से हमको ये बताइए, दिखाई दे रहा है ना, पी आर वेक्टर का क्या निकाले थे, पी आर वेक्टर जो निकाले थे, क्या निकाले थे, पी आर वेक्टर क्या निकाले होंगे, ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाले होंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा पीछे, पी आर वेक्टर जो निकाले हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाले होंगे। ठीक है, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन आर की वेक्टर क्या निकाले, बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर क्या है, m अपॉन n है। ठीक है, आप यहां से क्रॉस गुना कर लीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस गुना करके आप यहां से आर वेक्टर निकाल के हमको बताइए। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, n इंटू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर m इंटू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां से गुना करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर बराबर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, m इंटू वेक्टर बी माइनस m इंटू वेक्टर आर। अब आर वेक्टर को एक साथ कर लीजिए, तो n इंटू आर वेक्टर, इसको इधर लाएंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, m इंटू आर वेक्टर, यहाँ पर क्या है m इंटू बी वेक्टर, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी प्लस n इंटू वेक्टर a। अब यहां से दोनों में क्या कॉमन है, आर वेक्टर कॉमन है, तो आर वेक्टर कॉमन लेंगे तो आर वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस n बराबर m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन, इसीलिए आप यहां से लिख सकते हैं आर वेक्टर क्या निकलेगा, आर वेक्टर क्या निकलेगा, आर वेक्टर जो निकलेगा दिखाई दे रहा होगा, आर वेक्टर क्या है, एम बी वेक्टर प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ये आपका है अंत विभाजन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन। यही आपका क्या है, अंत विभाजन फार्मूला। जब भी बोले तो अंत विभाजन फार्मूला लगाइए, तो आप यही लगाइएगा, यही आपका क्या है, यानी कि m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n। अंत वाला में क्या है प्लस, एक्सटर्नल वाला में रहेगा सब कुछ यही, लेकिन प्लस के जगह पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस के जगह माइनस आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि अंत विभाजन फार्मूला में होता है m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n। जैसे कि m अनुपात n में बांटा, और वेक्टर ए होगा और वेक्टर बी होगा, दो वेक्टर होगा, ऐसा ही होगा ना, कोई क्वेश्चन वेक्टर ए देगा और वेक्टर बी देगा और m अनुपात n में दिया होगा। तो आप अंतिम वाला शुरू वाला को यहाँ पर जो शुरू वाला उसको अंतिम के साथ रिलेशन बना दीजिए, और अंतिम वाला को जो इसमें अंतिम है उसको शुरू वाला के साथ रिलेशन बना दीजिए। यानी कि इसमें जो शुरू वाला है उसको अंतिम वाला के साथ, और यहाँ में जो अंतिम में है उसको शुरू वाला के साथ रिलेशन, जैसे कि m हो जाए तो m इंटू वेक्टर b प्लस अंत है तो, और यहाँ पर देखिए n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं आए तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, हम आपको डेरिवेशन बता दिए हैं कि कैसे आता है। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अच्छा से एक बार और समझ कर देखिएगा, खुद से बनाइए, कैसे लगता है, आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए कि कैसे हुआ, कहाँ पर कोई दिक्कत है, हम अगर जबरदस्ती कोई टर्म लिख दिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एक्सटर्नल का, बाह्य विभाजन का देख लेते हैं।
बाह्य विभाजन का हिंदी क्या होता है? बाह्य विभाजन का हिंदी तो बाह्य विभाजन ही होता है। इंग्लिश होता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या होता है? कहीं बाहर, जैसे इसमें अंदर कहीं काटा था, इसमें कहीं बाहर काटेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष कोई दो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है? दो बिंदु मान लेते हैं, क्या? P और दूसरा मान लेते हैं Q। ये मूल बिंदु O है, इसके सापेक्ष मान ले दो बिंदु है P, यानी कि O से कहाँ गए हैं? P की ऐसा तीर लगेगा। O से कहाँ गए? Q की ओर, तो ऐसा तीर लगेगा। फिर P से Q की ओर जाना है तो P से Q की ओर जाना है। डॉट 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 डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ये इसका मेन पार्ट नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन, ठीक है? और ये जो है कहीं बाहर इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु R है। तो अब देखिए ये O से कहाँ गया है? R की ओर। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, पी आर जो है वो M है और क्यू आर जो है ये क्या है? आपका N है। यानी कि पी आर टोटल कितना है? M है और क्यू आर कितना है? N रेशियो है। तो इसी रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पर दो त्रिभुज बनना है, ओ पी आर। पहले तो पूरा M लेना पड़ेगा, M वाला भी कंडीशन आना चाहिए। तो ओ पी आर लीजिएगा त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या लीजिएगा? ओ क्यू आर। तो उसमें N भी आ जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा? इन ट्राइंगल ओ पी आर। उसमें क्या बनेगा? ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, क्योंकि ई डायरेक्शन गए उसके बाद दूसरा, यानी एक सेम ऑर्डर में। और तीसरा देखिए ओ आर वेक्टर अपोजिट है, इसको थोड़ा देर के लिए बीच वाला को भूल जाए, ठीक है? तब क्या बनेगा? ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर, यानी लिखेंगे ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर। किसके अनुसार? बाय ट्राइंगल लॉ। आप इसके अंदर लिख दिएगा बाय ट्राइंगल लॉ। किसके अनुसार आ रहा है ये? बाय ट्राइंगल लॉ। अब यहां से देखिए पी आर का मान निकाले। पी आर वेक्टर क्या निकलेगा? ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है? अब यहां से पी आर वेक्टर जो है, अच्छा ओ आर वेक्टर देखिए, ओ पी वेक्टर को मान लेते हैं क्या? वेक्टर ए। ओ क्यू वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर बी, और ओ आर वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर आर मान लेते हैं। तो ओपी वेक्टर की जगह पर हम ओ आर वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओ आर वेक्टर की जगह पर आर वेक्टर, और ओपी वेक्टर की जगह पर वेक्टर ए, यानी माइनस वेक्टर ए। यानी पी आर वेक्टर निकाल लिया आप, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर क्या हो जाएगा? ओ सेम ऑर्डर वाला को देखिए, ओ क्यू से क्यू आर, ये अपोजिट है, सही डायरेक्शन है। क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर, ठीक है? अब देखिए यहां से क्यू आर वेक्टर का मान निकालिए। क्यू आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, तो क्या आ जाएगा? यहां से आपका आ जाएगा ये मान, कितना आ जाएगा? ओ क्यू आर कितना आ जाएगा? क्यू आर वेक्टर जो आएगा, क्यू आर वेक्टर कितना आ जाएगा? ओ आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर मतलब माइनस ओ क्यू मतलब माइनस वेक्टर बी, ठीक है? तो आपका ये निकल गया क्यू आर वेक्टर, ठीक है? क्यू आर वेक्टर निकल गया ये, तो इसको याद रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर एक जानते रिलेशन कि पी आर वेक्टर अपॉन क्यू आर वेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो पी आर टोटल कितना है? M है। क्यू आर कितना है? N है। आप इस कंडीशन को लगाइए और फिर यहां से आप पाइएगा पी आर की जगह पर क्या रखेगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन क्यू आर की जगह पर लिखिएगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या है? M अपॉन क्या है? N है। इधर मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है? इधर मिटा के इसको हम सॉल्व कर देते हैं।
चलिए यहां पर देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देख क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो इसको डिब्बा में बंद करते हैं पहले थोड़ा अच्छा से। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बनेगा, n इंटू आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर बराबर m इंटू आर वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ठीक है, तो आप यहां से इसको लिखिएगा क्या, इसको डिस्ट्रीब्यूट यानी पूरा तोड़िएगा तो क्या बनेगा, n इंटू आर वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर बराबर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो बनेगा m इंटू आर वैक्टर, m इंटू आर वैक्टर माइनस m इंटू वैक्टर b बनेगा, यही बनेगा। आप क्या कीजिए, m वाला को इधर ले आइए, m वाला को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, इस टर्म को इधर लाइए तो m b वैक्टर माइनस n a वैक्टर, इसको सेम लिखिए m r वैक्टर, इधर वाला r, ये जो r वाला टर्म है इसको उठा इधर लाइए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में n इंटू आर वैक्टर बनेगा। अब यहां से देखिए m b वैक्टर माइनस n a वैक्टर बराबर, इसमें r कॉमन है तो r वैक्टर कॉमन ले लीजिए तो m माइनस n, इसीलिए अगर r वैक्टर पूछा जाए तो आप बताइएगा m b वैक्टर माइनस n a वैक्टर अपॉन m माइनस n। आपको यही है बाह्य विभाज्य फार्मूला, यही क्या है, बाह्य विभाजन। कौन है, बाह्य विभाजन, यही फार्मूला होता है बाह्य विभाजन, यही आपका है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या है, यही आपका आ गया एक्सटर्नल डिवीजन, क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू m इंटू वैक्टर b माइनस n इंटू वैक्टर a अपॉन m माइनस n। इसको याद रखिएगा, ये किसका है, बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला। जब भी बाह्य विभाजन बोले आप इसको याद कर लीजिएगा, जब भी अंत विभाजन बोले तब आर वेक्टर बराबर क्या कीजिएगा, m इंटू वैक्टर b प्लस n इंटू वैक्टर a अपॉन m प्लस n। जब अंत हो तो प्लस, अब बाह्य हो तो माइनस। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन भी अभी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, समझने के लिए। आप देखते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होगा, इसको मिटा देते हैं आप। यदि आर पी क्यू को मध्य विभाजित करता हो तो यानी कि अगर दो बिंदु है पी क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी तीर ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, बिंदु आर जो इसको बराबर m बराबर n रेशियो यानी कि काटता है। कहने का मतलब यहाँ पर है m बराबर n है, m बराबर क्या है, n है। हम अंत ये अंदर में काटा है तो अंत फार्मूला लगेगा m इंटू वैक्टर b प्लस n इंटू वैक्टर a अपॉन m प्लस n। आप क्या कीजिए, m या n को एक में चेंज कर लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। हम n जहां n है वहां पर हम m रखते हैं, तो m इंटू वैक्टर b प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे, m, तो m इंटू वैक्टर a, क्योंकि दोनों बराबर है, m प्लस n की जगह पर m रख देते हैं। ऊपर m कॉमन है तो m कॉमन लेंगे, तो वैक्टर a प्लस वैक्टर b, m प्लस m 2m, ये m से m कट जाएगा तो बचेगा वैक्टर a प्लस वैक्टर b अपॉन 2। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक या स्थिति पूछे, पोजीशन वेक्टर पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, जो भी दो वेक्टर दिया हो उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका बिंदु आर का स्थिति सदिश आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और बता देते हैं, बताना भूल गए थे, डायरेक्शन कोसाइन में। चलिए इसको लिख ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एन को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन को, एल होता है कॉस अल्फा, एम जो होता है कॉस
बीटा, और n जो होता है वो कॉस गामा होता है। इसे हम पढ़ेंगे इसको 3D में विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और तीनों में रिलेशन होता है इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। या हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई भी अगर कहीं पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। जो आप लिखते थे वो एल एम एन क्या है? आई कैप का जो गुणांक होगा उसको एल से, जे कैप का जो गुणांक होगा डायरेक्शन कोसाइन में उसको एम से लिखेंगे, और के कैप का जो गुणांक होगा डायरेक्शन कोसाइन में उसको एन से सूचित कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये सेक्शन फार्मूला पर। ठीक है, कहता है क्वेश्चन क्या, बिंदु P आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और Q माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश निकाले। तो अंत देखिए, अंत विभाजन के लिए मान लेते हैं पहले कि ओपी वेक्टर बनेगा, इसका स्थिति सदिश पूरा अच्छा से लिखेंगे, ओपी वेक्टर निकलेगा बिंदुओं के सापेक्ष। इसको मान लेते हैं वेक्टर ए बनेगा। वेक्टर ए बराबर कितना दिया? आई कैप, ये से गिवन है, क्या है? गिवन दैट है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और ओ क्यू वेक्टर क्या बनेगा? ओ क्यू वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर बी से, क्या बनेगा? माइनस आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप। एंड आपको एक और दिया है m रेशियो n, कितना दिया है? 2:1। पहला क्वेश्चन बोलता है आपसे कि अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन के लिए फार्मूला आपको हम क्या बताए थे? आर वेक्टर बराबर m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला बताए थे। आप लगा दीजिए अंतः विभाजन के लिए आर वेक्टर का स्थिति सदिश निकल जाएगा। m का मान कितना? m का मान है 2। देखिए m का मान 2, n का मान 1। तो m का मान कितना? 2। वेक्टर b का मान कितना है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये प्लस तो है तो प्लस। n का मान कितना है? n का मान 1 है। 1 इंटू ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। आप आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं? इसको गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा? माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3।